हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जब्त और जमींदार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है जब्त और दूसरी बात आती है जमींदार। जब्त क्या है और जमींदार क्या है। जमींदार के बारे में हम सभी लोग सामान्य तौर से जानते हैं कि जमींदार उसे कहते हैं जिसके पास बहुत बड़ा जमीन का भाग होता है, उसे जमींदार के नाम से जानते हैं। जो इस पर से एक निश्चित राशि की अपने कर के तौर पर लेने का काम करता है और इसकी देखभाल, सुरक्षा और विभिन्न प्रकार के कामों को इसके लिए निर्धारित करता है, जिसे हम सामान्य भाषा में जमींदार के नाम से जानने का काम करते हैं। लेकिन बात आती है जब्त क्या है। जब्त जो है यह एक टाइप की राजस्व की प्रणाली है। क्या है? राजस्व मतलब कि जो हम कर को इकट्ठा करते हैं, कर को इकट्ठा करने की प्रणाली को यहाँ पर जब्त कहा गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो क्लास कहता है मुगलों की आमदनी का एक मुख्य साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो बात आती है किसानों की उपज। अब आपको पता है कि जब किसानों के पास कुछ लैंडफॉर्म होते हैं, कुछ भूमि का टुकड़ा होता है, तो बात यह आती है कि किसानों के पास जमीन का टुकड़ा कितना है। क्या उनके पास 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर है, या फिर बहुत ही कम पार्ट है। उसके साथ साथ एक बात और भी आती है और वो ये आता है कि जो किसान के पास जो भूमि का टुकड़ा है वह कितना उपजाऊ है, क्या वो उपजाऊ है या नहीं, क्या उसमें होने वाला खेती का पैदावार कैसा होगा, वहाँ पे पानी की ज़रूरतें पूरी है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही यहाँ पर मुगलों के द्वारा किसानों से उपज का राजस्व के तौर पर कर का निर्धारण किया गया। कहता है अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। अब जो किसान है जो यहाँ पर खेती कर रहा है, तो किसान अपना कर किसे देगा? अपना जो कर है वो किसे देगा? तो वह अपने गांव के दो लोगों को देगा। पहला तो वो मुखिया को देगा। पहला किसको देगा? तो वो देगा मुखिया को, और दूसरा देगा वहाँ के लोकल सरदार को देगा। अब ये दोनों के पास जब वो राजस्व देगा, तो चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अब इन लोगों को यहाँ पर मुखिया को और सरदार को, तो मुखिया और सरदार के लिए जिस शब्द का उपयोग किया गया उसे हम क्या कहते हैं? जमींदार कहते हैं। तो जमींदार कौन होते थे? जमींदार मुगलों के टाइम में मुखिया या सरदारों को जमींदार कहा गया था। अकबर के राजस्व मंत्री, तो अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? टोडरमल था। क्या नाम था? टोडरमल। तो टोडरमल कौन था? टोडरमल राजस्व मंत्री के साथ साथ, जिसे आज के टाइम हम कहते हैं ना फाइनेंशियल मिनिस्टर कहते हैं, तो ये वही था। इसने 10 साल, पूरे के पूरे 10 साल के समय के लिए कृषि की पैदावार मतलब कि खेती में कितना उत्पादन होता है, उसकी क्या कीमतें लगाई जाती है, कृषि के लिए जो भूमि है उसका पूरी तरह से सर्वेक्षण किया, अच्छे तरीके से सर्वेक्षण किया। अब सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? सर्वे करना कि हमारे पास जो भूमि का पार्ट है, उस भूमि के पार्ट में कितना खेती हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है। उत्पादन होने के साथ साथ किस प्रकार की खेती ज़्यादा होती है, वहाँ पर धान की होती है, गन्ने की होती है, कपास की होती है। तो हर एक प्रकार के खेती के बारे में उसने पूरा जानकारी इकट्ठा किया और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर को निश्चित कर दिया गया। अब यदि यहाँ पर गन्ने की खेती हो रही, तो गन्ने की खेती किस आधार पर हो रही है, कैसे हो रही है, कितना हो रहा है, इनके आधार पर टैक्स को डिसाइड कर दिया गया। यदि आप यहाँ पे चावल की खेती कर रहे हैं, तो चावल की खेती कितनी हो रही है, मतलब कि 1 हेक्टेयर में कितना हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर टैक्स को डिसाइड कर दिया गया। तो विभिन्न प्रकार के क्रॉप के लिए यहाँ पर टैक्स को अलग अलग डिसाइड किया गया। और जो भी यहाँ पर टैक्स को पे करेगा, अब जो भी व्यक्ति टैक्स पे करने वाला है, वो टैक्स किस रूप में पे करेगा? क्या वो वस्तु के रूप में पे करेगा? नहीं, लेकिन वो यहाँ पर पैसे मतलब कि रुपए के माध्यम से पे करेगा। अब उसे टैक्स देने के लिए रुपए देने पड़ेंगे,
कर देने पड़ेंगे और वो भी नगद देना पड़ेगा। कहता है प्रत्येक सूबे, सूबे का मतलब होता है प्रांत या राज्य। आज के टाइम में कहते हैं ना कि वह उस सूबे का मंत्री है या वह उस सूबे का व्यक्ति है। तो सूबे मतलब वह उस राज्य का व्यक्ति है। उस सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया। जैसे कि अब हम बांट देते हैं ना कि हमारे भारत के अंदर 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अनुमंडल होता है, कई सारे अनुमंडल होते हैं। तो उन अनुमंडल के अंदर या उन अनुमंडलों के बेसिस पर यहाँ पर टैक्स को कलेक्ट किया गया। तो वो कह रहे मंडलों मंडलों में बांटा गया और वहां से कर को लेने का काम चालू किया गया। कहता है प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूचियां बनाएगी। तो कह रहा है ना कि हर फसल के लिए, अब यहाँ पर गन्ने के लिए अलग होगा, चावल के लिए अलग होगा, मक्के के लिए अलग होगा, कपास के लिए अलग होगा। तो हर अलग अलग यहाँ पर किसानों की खेती के लिए अलग अलग राजस्व को डिसाइड किया गया। कहता है कि राजस्व प्राप्त करने के लिए, अब आपको कर लेना है तो कर लेने के लिए आप क्या करेंगे। तो जो आप कर लेने के लिए जो व्यवस्था आपने इस्तेमाल किया उसी को हमने जब्त कहा। तो जब्त क्या है, जब्त क्या है तो कह सकते हो कर के रूप में राजस्व को प्राप्त करने की व्यवस्था, प्राप्त करने की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, जब्त कहते हैं। क्या कहते हैं, जब्त कहते हैं। कहता है कि ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते हैं। देखो मुगल प्रशासनिक अधिकारी, अब एक चीज और, मुगल प्रशासनिक अधिकारी को हमने एक नाम दिया था, इसका नाम था मनसबदार। क्या नाम था, मनसबदार। और मनसबदार को ही हम कह सकते हैं IAS कह सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कह सकते हैं। तो भूमि का जो निरीक्षण किया गया वह इसी के अंडर में या मनसबदार के अंडर में किया गया और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात में और बंगाल जैसे प्रांत में संभव नहीं हो पाया। अब यहाँ पर संभव नहीं हो पाया तो इसके बारे में उन्होंने क्या क्या समस्याओं का सामना किया, वहाँ पर लोग कैसे थे, वहाँ की भूमि कैसी थी, ऐसे कई सारी जानकारी हमें आगे पढ़ने को मिलेगी जो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। कहते हैं कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों के द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वह विद्रोह कर सकते थे। मतलब ये हुआ कि आप भारत के अंदर देख लीजिए, तो भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, तो जम्मू कश्मीर इतना मजबूत था कुछ समय पहले, यदि हम उसके खिलाफ कोई काम करते तो संभावना था कि वो हमें दबा देता, विद्रोह कर देता या हमारे खिलाफ कोई आतंकवादी हमले को बढ़ावा दे सकता था। ऐसे कई सारे काम ये कर सकता था, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि मुगलों के काल में कुछ जमींदार अधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। और अधिक शक्तिशाली होने के साथ साथ जमींदारों का साथ कौन दिया करते थे, तो वहाँ के गांव के लोगों के द्वारा बड़े स्केल पर इनका सहयोग किया गया, उनका साथ दिया गया। कहता है 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो मुगल स्थायित्व के जो उनका स्थायित्व था, उनका प्रशासन था, उनके साम्राज्य थे, उनको चुनौती क्यों दिया गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि 1707 के ईस्वी के समय में यहाँ पर मुगलों के शासन का पतन होना चालू हो जाता है। मतलब मुगल साम्राज्य की जो व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती है। इसीलिए यहाँ पर लोकल लेवल पर जमींदारों ने उनके खिलाफ कई सारे अपने चुनौती विद्रोह करना चालू कर दिया था। क्लास यहीं से एक क्वेश्चन आता है जो अबुल फजल की किताब अकबरनामा से लिया गया है। आइए देखते हैं अकबरनामा में क्या बताया गया है। अकबरनामा और आईने अकबरी बात करते हैं क्या है। तो कहता है अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वो उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। मतलब कि पूरा का पूरा जो उसका शासनकाल था कैसा रहा, किस प्रकार से रहा, उसके बारे में पूरा आपको बताना है। तो कहता है कि अबुल फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों, 3 जिल्द का मतलब होता है 3 अलग अलग भाग में लिखा, जिसका शीर्षक नाम था अकबरनामा था। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है।
पहली जिल्द के अंदर उसने क्या बताया, तो अकबर के पूर्वज के बारे में बताया है कि अकबर के पूर्वज कैसे करते थे शासन, उन्होंने शासन करने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया, इसके बारे में बताया गया। दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण दिया गया है कि अकबर ने अपने शासनकाल में किस किस प्रकार के या कौन कौन सी घटनाएं उसके शासनकाल में होती है, इन सभी के बारे में बताया गया। जब बात करते हैं तीसरे के बारे में, तो तीसरे जिल्द आईने अकबरी, तीसरे जिल्द आईने अकबरी है, और इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो कहीं न कहीं आपको ये देखने को मिलता है कि जो आईने अकबरी और जो अकबरनामा है, ये अकबरनामा अकबर के ऊपर संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक किताब है, जिसमें विस्तार तौर से देखा जाए तो मुगलों के बारे में बताया गया है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो भारतीय लोगों के बारे में, मतलब कि भारत के कैसे लोग थे, कौन से संस्कृति को अपनाते थे, कैसी उनकी परंपराएं थी, कैसे उनके कल्चर थे, इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन आइन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, जैसे कि फसलों का उत्पादन, पैदावार कितना होता है, पैदावार की कीमतें कितनी मिलती है, मजदूरी कौन कौन किया करते थे, क्या महिला थी या फिर केवल पुरुष थे, इसमें से इसके साथ साथ एक चीज और भी आता है कि उनको तनख्वाह कितनी मिलती थी, राजस्व कितना आता था, सभी चीजों को संख्या के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। मतलब कि सभी को सभी देखा जाए तो वह हमें आंकड़े के तौर पर देखने को मिल जाता है। और यही जानकारी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो ये बताता है कि मुगल के टाइम में, मतलब कि अकबर के समय में किस प्रकार की व्यवस्था में देखने को मिल जाती है क्लास। तो आज के टॉपिक में हमने यहाँ पर खास तौर से बात किया जब्त और जमींदार के बारे में, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अकबर के द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीतियां और नज़दीक से एक नज़र के बारे में हम बात करेंगे क्लास। तो ये वीडियो को कैसी लगी जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास।